आज यहाँ हम द हिंदू पेपर का एनालिसिस करने वाले हैं डेटेड 24 जुलाई 2021। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट न्यूज़, जहाँ हम आज बात करते हैं अबाउट द महाराष्ट्र रीजन और द महाराष्ट्र स्टेट, जहाँ पर कल बहुत ही ज़्यादा हैवी फ्लड्स हमें पाए गए हैं। अब यहाँ जब हम बात करते हैं तो ऑल नो कि कल बहुत ज़्यादा हैवी रेन की वजह से काफ़ी वहाँ पर फ्लड्स आ चुके हैं, काफ़ी वहाँ पर लैंडस्लाइड्स हो चुकी है। तो एक डेटा निकल कर आता है जहाँ हमें ये बताया जाता है कि 60 किल एज रेन पाउंड्स महाराष्ट्र, और यहाँ पर लैंडस्लिप्स में भी 49 की डेथ हुई है। ओके, जो एरियाज़ है जैसे कि हमारा कोंकण रीजन का अगर आप देखोगे तो जो विदर्भा रीजन हो गया, जो मराठवाड़ा रीजन्स हो जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा अफेक्टेड है। जो महाड हो गया, रायगढ़ हो गया, पोलादपुर हो गया, ये जो छोटे छोटे वहाँ के गांव है रत्नागिरी में, ये काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट हुए हैं इस फ्लड की वजह से, जहाँ लोगों की काफ़ी ज़्यादा कंडीशंस बुरी है। स्टिल डेटा ये आता है कि अभी भी 70 लोग ऐसे हैं जो मिसिंग है, जिसमें से सिर्फ 35 की बॉडीज अब तक हमें रिकवर हुई है ड्यू टू द लैंडस्लाइड। अब जब यहाँ पर बात आती है तो जो हमारी गवर्नमेंट है, दैट इज हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है और अमित शाह जो होम मिनिस्टर है हमारे, उन्होंने काफ़ी अपना कंसर्न एक्सप्रेस किया है हमारे इन जो सर्वाइवर्स वाले लोग हैं, जिन्होंने अपनी फैमिलीज खोई है, जो लोग इंजर्ड हुए हैं उनके लिए। और हमारे यहाँ प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा है कि जिन लोगों ने अपनी लाइफ खोई है उनके लिए 2 लाख रुपीज़ ईच दिया जाएगा फ्रॉम द रिलीफ फंड, पीएम्स रिलीफ फंड में से, और जो लोग इंजर्ड हुए हैं उनको ₹50,000 वुड बी गिवन। उसी के साथ जो हमारे यूनियन होम मिनिस्टर है, उन्होंने भी अपना एक कंसर्न दिखाते हुए जो हमारे महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर है उद्धव ठाकरे, उनसे क्वेश्चन किया है कि क्यों इतना डिले हुआ था, और हम जो है जितना भी सेंटर कर सकती है हम पूरी तरह से अपनी पॉसिबल हेल्प करेंगे अपनी स्टेट गवर्नमेंट को। बट ये जो बीजेपी के एक लीडर है जिन्होंने अपोजिशन में आते हैं, उन्होंने उद्धव ठाकरे पे ये क्वेश्चन उठाया कि क्यों आपकी ये एनडीआरएफ को पहुंचने इतना लेट हुआ था, क्यों वहाँ पर रेस्क्यू टीम ठीक टाइम पर पहुंच नहीं पाई। अगर ठीक टाइम पर पहुंच जाती तो शायद इतने डेथ्स और इतने लाइफ लॉस नहीं होते। तो वहीं हमारे उद्धव ठाकरे ने ये बताया है कि वहाँ पहुँचने के लिए जो काफ़ी का रोड्स वगैरह है, जो कंस्ट्रक्शंस वगैरह है, रोड ज़्यादा ही ख़राब हो चुके थे, वहाँ की जो कनेक्टिविटी थी वो बहुत ज़्यादा हार्म हो चुकी थी। इस वजह से काफ़ी ज़्यादा डैमेज की वजह से वहाँ टाइम लग गया हमें पहुँचने में, हमारी टीम को। बट नाउ एक जो कंसर्न आता है, उद्धव ठाकरे ने जो कहा है कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट के अब लोगों की लाइफ इज़ वेरी मच कंसर्न, तो वो अपना बेस्ट दे रहे हैं ताकि वहाँ पर वो अपनी रेस्क्यू टीम को लाकर पूरी तरह से सारी चीज़ें टैकल कर सके। मूविंग टू द नेक्स्ट, दैट इज ड्रोन विद एक्सप्लोसिव शॉट डाउन। अब ये एक ऐसा न्यूज़ आता है कि एक ड्रोन है, आई होप सबको एक ड्रोन पता होगा, समवॉट इट लुक्स लाइक दिस, ऐसा कुछ ड्रोन होता है। ठीक है, अब ये ड्रोन है क्या, बेसिकली इट्स एन अनमैन्ड एरियल व्हीकल जिसके साथ एक्सप्लोसिव भेजे गए थे हमारे जम्मू के अखनूर सेक्टर में ऑन फ्राइडे। ठीक है, और जब इसको पाया गया तो काफ़ी एक्सप्लोसिव था, अगर ये टूट जाता तो काफ़ी डेथ्स हो जाती थी। ठीक है, उस वजह से ये कहा जा रहा है कि ये जो ड्रोन्स का जो एप्लीकेबिलिटी है, ये अगर टेक्निकल वे में हम देखें तो इसके प्रॉन्स भी आते हैं, इसके कॉन्स भी आते हैं। इस वजह से हमारी जो मिनिस्ट्रीज़ है उनको काफ़ी सिक्योर रखने की ज़रूरत है, उनको काफ़ी सिक्योरिटी करने की ज़रूरत है, बिकॉज़ ये ड्रोन्स ऐसे हैं कि वो कहीं भी ट्रैवल कर लेते हैं विदाउट मतलब आप उसको जल्दी टैकल नहीं कर सकते। ठीक है, और जैसे हमने देखा इसने एक्सप्लोजिव्स भी कैरी किया है, तो एक्सप्लोजिव की जगह पर कहीं भी कुछ भी चीज़ें पहले ट्रांसपोर्ट हुआ करती थी, जैसे पहले लोगों को हम लोगों में बॉम्ब्स लगाकर भेजते थे, बट आज ये ड्रोन ने बहुत ही सिंपल कर दिया कहीं पर भी इन एक्सप्लोजिव को लोकेट करने के लिए। सो नाउ इट इज़ अ वेरी कंसर्न टॉपिक फॉर द बॉर्डर्स कि वहाँ पर वो लोग इस ड्रोन को किस तरह से टैकल करेंगे, किस तरह से सिक्योरिटी ली जाएगी। ओके, एंड ये माना जा रहा है कि देयर वाज अ स्पेसिफिक इनपुट दैट जैश ए मोहम्मद वाज प्लानिंग टू ड्रॉप द पेलोड बाय अ ड्रोन नियर अखनूर, बिकॉज वहाँ पर इनके ऊपर जो इस ड्रोन के ऊपर जो नंबर्स मिले हैं वो ऑलमोस्ट सारे सिमिलर एक्सेप्ट द लास्ट नंबर
जो एक ही नंबर डिफ़र करता है। उसी में यहाँ पर और चीज़ें हमें बताई जा रही है कि ऐसा ही सेम ड्रोन एक बार हमारे यहाँ आया था, दैट इज़ एयरफोर्स स्टेशन पर। और यहाँ पर अगर आप देखो, ये जो ड्रोन हमें मिला है वो ड्रोन जो बनाया गया है उसके जो पार्ट्स है इट इज़ फ्रॉम ताइवान एंड हांगकांग। ओके, एंड इसके साथ पहले जो हुआ करता था कि ये ड्रोन्स ने रिकवर किए हैं पहले, दैट इज़ कि AK-47 राइफल्स उसके साथ भेजी जाती थी, काफ़ी ज़्यादा पिस्टॉल्स वगैरह वो पेलोड्स की तरह वो लोग सेंड कर सकते हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट, Supreme Court dismisses plea challenging NGT ban on sale and use of firecrackers। हमें पता है कि सुप्रीम कोर्ट ने लास्ट ईयर ही फायर क्रैकर्स का बनाना, सेल करना और यूज़ करने पे उन्होंने बैन डाल दिया था, बट नाउ अभी अगेन फिर से एक चैलेंज किया गया है, तो उस चैलेंज को उन्होंने डिसमिस किया है। अब वो चैलेंज किसने डाला है, बेसिकली जो हमारी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है, उन्होंने उनके लिए ये चैलेंज एक्सेप्ट किया गया है कि ये जो हमारा फायर क्रैकर्स है ये ऑल नो काफ़ी ज़्यादा पोल्यूशन क्रिएट करता है, और पोल्यूशन क्रिएट करने की वजह से हमारे जो कैपिटल है जैसे स्पेशली दिल्ली, वहाँ का एयर जो क्वालिटी है काफ़ी ज़्यादा पुअर हो चुका है। तो हमारी सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा है कि जहाँ पर एयर क्वालिटी पुअर है और इस कोविड-19 के सिचुएशन में अगर हमने इनको परमिशन दी तो काफ़ी ज़्यादा हेल्थ इफेक्ट्स होने के चांसेस है, जहाँ पर वो लंग्स के लिए काफ़ी ज़्यादा बैड होगा। इसके लिए इन्होंने इसका जो प्ली आया है कि आप हमें सेल, ये जो बैन है वो हटा दो फॉर द सेल एंड यूज़ ऑफ फायर क्रैकर्स, उसको उन्होंने डिसमिस किया है। उसी के साथ ये टॉपिक रिलेट होता है आपके एनवायरनमेंट में, बिकॉज यहाँ पर आपका एयर पोल्यूशन मैटर्स और लॉस किस तरह से उसका आप टैकल कर रहे हो। ठीक है, यहाँ पर एक और एक चीज़ निकल कर आती है, दैट इज़ द फंडामेंटल राइट्स। क्यों फंडामेंटल राइट्स? बिकॉज यहाँ पर ये जो क्लेम्स आए हैं जिन्होंने चैलेंज किया है सुप्रीम कोर्ट में कि आप बैन लगाकर हमारा राइट टू बिजनेस हमसे छीन रहे हो, हमारा राइट टू रिलीजन आपसे छीन रहे हो। फायर क्रैकर्स जलाना हमारा एक रिलीजियस फेस्टिवल का काम है, हम वो एक प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, तो वो आप हमसे छीन रहे हो। राइट टू बिजनेस करना, इसका प्रोडक्शन करना, इसका सेल करना हमारा राइट टू बिजनेस है, वो आप हमसे छीन रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो ट्रिब्यूनल है उन्होंने इसका रीज़न दिया था कि राइट टू बिजनेस इज़ नॉट एब्सोल्यूट, देयर इज़ नो राइट टू वायलेट एयर क्वालिटी एंड नॉइज लेवल नॉर्म्स। ये ट्रिब्यूनल ने गवर्नमेंट के, दैट इज सुप्रीम कोर्ट के फेवर में रहकर ये कहा है कि आपका कोई हक नहीं है कि आप एयर क्वालिटी खराब करो अपने बिजनेस करने के लिए। ओके, यू कैन नॉट हार्म द एनवायरनमेंट। उसी के साथ हमारे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हमें अच्छी तरह से पता है कि राइट टू लाइफ को और राइट टू रिलीजन को किस तरह से टैकल करना है। व्हेन दे बोथ कम टुगेदर, जहाँ राइट टू रिलीजन भी अफेक्ट होता है और राइट टू लाइफ भी, तो हम पहली प्रायोरिटी राइट टू लाइफ को देते हैं। ठीक है, बिकॉज रिलीजियस प्रैक्टिसेस आप तब करोगे आपकी राइट टू लाइफ जब प्रोटेक्टेड होगी तब। ठीक है, तो यहाँ पर अब अगर आप देखो तो जो हमारे दो आर्टिकल्स है, दैट इज आर्टिकल 25 दैट इज राइट टू रिलीजन इज सब्जेक्ट टू आर्टिकल 21 दैट इज राइट टू लाइफ। तो यहाँ पर किसको सुप्रीम कोर्ट ने क्यों इस बैन को, इस चैलेंज को डिसमिस किया और इस बैन का कंटिन्यूएशन रखा है? बिकॉज यहाँ पर उन्होंने अगेन राइट टू लाइफ को काफ़ी इंपॉर्टेंस दी है। ये सेम सिचुएशंस हमने देखा था कांवड़ यात्रा के टाइम पे, जब राइट टू रिलीजन और राइट टू लाइफ का कॉन्फ्लिक्ट होता है, उसको आप लिंक कर सकते हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, जहां हम बात करते हैं पीपल स्पीक ऑन हंगर एट पब्लिक हियरिंग हेल्ड बाय फूड राइट्स ग्रुप। अब ये हुआ ये था कि जो हमारी दिल्ली रोजी रोटी अधिकार अभियान है, उन्होंने एक पब्लिक हियरिंग की थी। पब्लिक हियरिंग मतलब उन्होंने लोगों से चीज़ें पूछी थी और उनकी सुनी थी। अब पूछी क्या थी कि जब ये कोविड-19 सिचुएशन चल रहा था और आपके जॉब्स काफ़ी बंद थे, एम्प्लॉयमेंट नहीं था, तो उस टाइम पे आपको खाना कहाँ से प्रोवाइड हो रहा था, आपका न्यूट्रिशन लेवल कैसे कंप्लीट हो रहा था। तो इस चीज़ों पर लोगों ने ये बताया कि जब हम राशंस की दुकान पर जाते थे, दैट इज़ कि ड्यूरिंग द पैंडेमिक एंड इकोनॉमिक डिस्ट्रेस दे वर अनएबल टू गेट राशन फ्रॉम द गवर्नमेंट डेजिग्नेटेड सेंटर। राशन की दुकान पर जब वो लोग जाते थे, उनको यही कहा जाता था कि कोविड की वजह से या पैंडेमिक की वजह से अवेलेबिलिटी नहीं है, अभी तक राशन हमारे पास आया नहीं कि हम आपको दे सके, और उस वजह से ये लोगों को कभी राशन उनसे मिलता ही नहीं था।
ठीक है। एक तो उन्होंने ये भी कहा है कि माई हस्बैंड इज अनएबल टू वर्क ओइंग टू हेल्थ इश्यूज। Even during the last lockdown, we did not receive any ration. I had visited several government offices and tried to arrange all kinds of documents. Despite that, I have struggled to even get a ration card made. You can see how the people have struggles in spite of the government. जहाँ government हमारी कहती थी कि we are providing rations, राशन सबको मिलेगा एंड एवरीथिंग, द गवर्नमेंट ने अपना स्कीम लॉन्च किया, बट क्या वो स्कीम जो था ग्राउंड लेवल पर इम्प्लीमेंट हो पाया? यू ऑल कैन सी द रिजल्ट, जहाँ लोगों ने कितना सफ़र किया है। ओके, सभी लोगों ने अपना अपना स्टेटमेंट दिया है कि उनको किस तरह से उन्होंने स्ट्रगल किया है और किस तरह से उनको राशन मिलने में प्रॉब्लम हुई है, किस तरह से उन्होंने अपने हंगर को टैकल किया है, और उसी तरह से जहाँ जो गवर्नमेंट का इम्प्लीमेंटेशन सिस्टम है किस तरह से बहुत ही वीक तरह से काम किया है। ओके, गवर्नमेंट ने स्कीम लॉन्च तो किया बट वो ग्राउंड लेवल पर इफेक्टिव नहीं हो पाया। मूविंग टू द नेक्स्ट न्यूज़, जहाँ हम बात करते हैं यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट टू विजिट इंडिया नेक्स्ट वीक। अब ये क्वेश्चन आता है हमारे लिए, यूएस और इंडिया के रिलेशंस के लिए काफ़ी गुड है। क्यों? बिकॉज यूएस के जो सेक्रेटरी है वो इंडिया में विजिट करने वाले हैं और जो मेन टॉपिक्स यहाँ पर उठाई जाने वाली है दैट इज़ रिलेटेड टू अफगानिस्तान, क्वाड ग्रुप एंड वैक्सीन। अब ये चीज़ें आ रही है कि अगर वो यहाँ पर विजिट करते हैं हमारे इंडिया में तो कहीं ना कहीं हमारा जो फोकस होगा काफ़ी बायलैटरल इश्यूज़ पे होगा, जैसे कि हम क्वाड समिट को प्रिपेयर कर सकते हैं। उसी के साथ यहाँ पर एक इम्पोर्टेंस दिया जाएगा कोऑपरेशन ऑन टॉपिक्स लाइक कोविड-19। फिर हमारे जो एफर्ट्स हैं फॉर द शेयर्ड सिक्योरिटी इंटरेस्ट, हमारा क्लाइमेट क्राइसिस भी हम लुक करेंगे। आई जस्ट राइट डाउन द पॉइंट्स। कोविड-19 का इम्पैक्ट होगा, उसी के साथ सिक्योरिटी इंटरेस्ट होगा, आप ये नोट डाउन कर सकते हो। उसके साथ क्लाइमेट क्राइसिस पे बात की जा सकती है एंड उसी के साथ यहाँ पर जो बात होगी इट वुड बी फॉर अफ़गान के लिए बात होगा। अफ़गानिस्तान को किस तरह से अफ़गानिस्तान के इश्यूज़ को टैकल करना है, किस तरह से अफ़गानिस्तान तालिबान के क्राइसिस को टैकल करना है, इन सारी चीज़ों पर बात होगा। ठीक है, उसी के में अगर आप देखोगे तो अफ़गान क्राइसिस के लिए उन्होंने जो सोचा है कि वो लोग सिचुएशंस पे फोकस करेंगे किस तरह से वो लोग कोऑपरेशन बना सके इंडिया एंड तालिबान का, एंड ताकि वो लोग जो यूएस है वहाँ पर एडवांसेस प्रोवाइड कर सके। ओके, एंड यही सारी चीज़ों की वजह से हो सकता है हमारे इंडिया और यूएस का जो रिलेशन है काफ़ी ज़्यादा डेवलप्ड होगा एंड ये बेसिकली एक पूरा जो फोकस होगा इट विल बी ऑन द रीजनल एंड ग्लोबल इश्यूज ऑफ म्यूचुअल इंटरेस्ट। ये दोनों के लिए ही रीजनल लेवल पर भी होगा और ग्लोबल लेवल। ग्लोबल क्यों? बिकॉज अफगानिस्तान वगैरह की भी बात हो रही है और कोविड-19 ग्लोबली इश्यूज है और ये जो है इट इज़ ऑन द रीजनल बेसिस। ओके, उसी में अगर आप देखोगे कोविड-19 पैंडेमिक इंडो पैसिफिक रीजन्स की बात होगी और अफगानिस्तान एंड कोऑपरेशन इन द यूएन की भी बात की जाएगी। तो ये सारे टॉपिक्स पे जब डिस्कशंस होगा तो इट वुड बी अ वेरी गुड इम्पैक्ट ऑन द रिलेशंस ऑफ यूएस एंड इंडिया। मूविंग टू द नेक्स्ट न्यूज़, जहां हम बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट से सिक्रेसी ऑफ वोट अ मस्ट इन एनी इलेक्शन। येस, वी ऑल नो, हमें पता है कि जब इलेक्शंस होते हैं काफ़ी इश्यूज निकल कर आते हैं। इश्यूज क्या निकल कर आते हैं? जहाँ पर बूथ कैप्चरिंग होती है, सुना होगा आप लोग ने, बोगस वोटिंग होती है, काफ़ी क्राइम किए जाते हैं अगेंस्ट द डेमोक्रेसी, और बूथ कैप्चरिंग और बोगस वोटिंग तो काफ़ी नॉर्मल है। ठीक है, तो यही सारी चीज़ों को टैकल करने के लिए जहाँ पर हमारा जो राइट टू वोट है वो चला जाता है, जहाँ पर हम एक तरह से जिसको वोट देना है उनको वोट नहीं दे पाते। काफ़ी इश्यूज और काफ़ी प्लीज भी पहले इसके अगेंस्ट साइन हुई थी, जहाँ पर लोगों को अपने राइट्स से फॉरवर्ड किया जाता था, जहाँ पर लोगों ने एक टाइम तो ये भी न्यूज़ में आया है कि जहाँ अगर आप वैक्सीनेटेड नहीं थे, जो लोग वैक्सीनेटेड नहीं थे उनको राइट देने का हक ही नहीं दिया गया, वहाँ पर पुलिस ने उनको एंट्री ही नहीं दी फॉर गिविंग द राइट्स। इस तरह से उन्होंने उनका राइट टू वोट का जो राइट है वो छीन लिया था। सो यही सारी चीज़ों को अगर आप देखोगे टैकल करने के लिए जो राइट टू फ्री एंड फेयर पोल पैरामाउंट है
उसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो राइट है और जो राइट टू वोट है, एक सीक्रेसी मेंटेन करना उसमें ज़रूरी है। क्यों? बिकॉज सीक्रेसी इज़ अ पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट ऑफ फ्रीडम एंड एक्सप्रेशन। तो अगर ये राइट टू सीक्रेसी हमारे पास नहीं होगा तो फिर ये एक फेयर वोटिंग नहीं मानी जाती है। ठीक है, बिकॉज हमारा डेमोक्रेसी किस पे प्रिवेल करता है? डेमोक्रेसी ऑफ फ्री इलेक्शंस इसी पे प्रिवेल करता है कि हमारी लोग किसको चूज करते हैं, हमारी लोगों के द्वारा गवर्नमेंट चूज होती है। ठीक है, एंड इलेक्शन एक ऐसा मैकेनिज्म है विच अल्टीमेटली रिप्रेजेंट द विल ऑफ पीपल, जहाँ लोग अपना विल बता सकते हैं। बट अगर ये विल भी उनसे छीन लिया जाएगा, ये विल भी उनका डिस्क्लोज किया जाएगा, तो क्या ये एक फेयर इलेक्शन होगा? नो। तो इसी चीज़ पर हमारी सुप्रीम कोर्ट ने ये किया है कि इनडायरेक्ट इलेक्शन जो भी होंगे हमारे लोकसभा और राज्यसभा के, यहाँ पर मेंटेनेंस ऑफ सिक्रेसी इज मस्ट एंड and insisted upon all over the world in democracies where direct elections are involved to ensure that voter cast his vote without any fear, जहाँ पर ये बूथ कैप्चरिंग वगैरह का फियर ना हो, और बी विक्टिमाइज, जहाँ कोई विक्टिमाइज ना हो इफ हिज वोट इज डिस्क्लोज्ड। तो ये सारी चीज़ें इसमें दी गई है। मूविंग टू द नेक्स्ट, फॉर पीस डील, तालिबान से अफगानिस्तान प्रेसिडेंट मस्ट गो। वी ऑल नो कि तालिबान और अफगानिस्तान का किस तरह से इश्यूज चल रहा है, हम सभी अवेयर है। जब से यूएस का विड्रॉवल हुआ है, तालिबान ने कैप्चर किया है, उसके बाद रॉकेट अटैक्स हुए थे अफगान के प्रेसिडेंट पैलेस के पास। और अभी ईद उल अजहा में हमने जो एक न्यूज़ देखा था इनके रिलेटेड की उन्होंने सिर्फ अपना ट्रूप्स लगाया है, बट वो कोई वॉयलेशंस नहीं करेंगे, कोई वॉयलेंस नहीं करेंगे तालिबान। बट हाँ, अगर तालिबान पे किसी ने अटैक किया तो तालिबान उसको रिप्लाई के लिए अटैक करेगा। बट नाउ आज हमें जो एक न्यूज़ निकल कर आती है जो ये कहती है कि तालिबान रेडी है एक पीस डील के लिए, लेकिन यहाँ पर उनका कंडीशन ये कि अफगान के जो प्रेसिडेंट है दैट इज़ अशरफ गनी, इनको निकाला जाए। और उनका ये क्लेम है कि हमें एक ऐसा लीडर चाहिए जो तालिबान से भी पावर शेयर करे और अफगानिस्तान के साथ भी पावर शेयर करे, दोनों ही तरफ वो अच्छे से रिलेशंस मेंटेन करके उसको चलाए। तालिबान ये कह रहा है कि उनको कोई मोनोपोलाइज ऑफ पावर नहीं करना है, वो चाहते हैं कि अफगानिस्तान में पीस हो, लेकिन एक न्यू नेगोशिएटेड गवर्नमेंट के साथ हो जो हम दोनों के ही साइड को समझ सके। और उन्होंने ये कहा है कि जब तक यहाँ अफगानिस्तान में पीस नहीं आएगा, जब तक ये जो अफगान के प्रेसिडेंट है अब अशरफ गनी, उनको आप निकालना दो। ठीक है, एंड ये भी चीज़ें उन्होंने क्लियर की है कि ये जो क्लेम्स आ रहे हैं कि अब तालिबान ने पूरा 90% ऑफ बॉर्डर कवर कर लिया है, तो वो एक लाए है। अब तालिबान ने ऐसा कुछ किया नहीं है, तालिबान ने कोई 90% ऑफ लैंड्स को पूरा कैप्चर नहीं किया और ना ही वो कंट्रोल कर रहे हैं। देयर इज स्टिल द डिफेंस मिनिस्ट्री ऑफ अफगानिस्तान हु इज कंट्रोलिंग सम पार्ट्स ऑफ अफगानिस्तान। उसमें उन्होंने ये क्लियर किया है हमारे तालिबान के लीडर्स ने कि आई वांट टू मेक इट क्लियर दैट वी डू नॉट बिलीव इन मोनोपोली ऑफ पावर because any government who sought to monopolize power in Afghanistan in the past were not succeed governments। ये चीज़ उन्होंने किसके अगेंस्ट कही है? बेसिकली इट इज़ अगेंस्ट द अफगान प्रेसिडेंट। उनको ऐसा लगता है तालिबान के लोगों को कि जो हमारे अशरफ गनी है वो काफ़ी ज़्यादा मोनोपोली इंजॉय कर रहे हैं, मोनोपोली ऑफ पावर यूज़ कर रहे हैं, उसी के अगेंस्ट ये चीज़ उन्होंने कही है। मूविंग टू द नेक्स्ट न्यूज़, जहां हम बात करते हैं क्लाइमेट के बारे में। अगेन, कमिटेड टू क्लाइमेट एक्शन प्लान मिनिस्टर, ये एक टॉपिक आता है G20 समिट के रिलेटेड, जहाँ G20 मीटिंग हुआ था जिसमें हमारे जो एनवायरनमेंट के मिनिस्टर है उन्होंने अपना रिप्रेजेंटेशन दिया था और उन्होंने ये कहा था कि इंडिया में जो भी सारे ऑलरेडी जो स्कीम्स वगैरह चल रही है, जो भी एक्शंस चल रहे हैं, उसको हम कोलैबोरेट करके, जैसे कि हमारा इंटरनेशनल सोलर अलायंस चल रहा है, कोएलिशन ऑफ डिजास्टर रेजिलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर चल रहा है, इनको कोएलिशन करके हम एक एम्बिशियस प्लान को अचीव करेंगे। उन्होंने ये कहा है कि अभी जिस तरह से क्लाइमेट का काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट हो रहा है हमारे इन्वायरमेंट पे, जैसे मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स हो रहा है,
सी लेवल काफ़ी राइज हो रहा है, ये सारी चीज़ें जो हो रही है उसको टैकल करने के लिए वो अपना बेस्ट ट्राई कर रहे हैं, अपना पूरा कैपेबिलिटीज़ वो दिखाना चाहते हैं। और उसी के साथ उन्होंने ये भी कहा है कि उनका जो गोल पोस्ट है वो उस अपने गोल पोस्ट से पहले ही अपने गोल्स को अचीव कर लेंगे। ठीक है, जैसे अगर गोल पोस्ट उनका 2024 का है तो दे विल ट्राई टू अचीव इन 2023 ओनली। तो ये चीज़ के ऊपर वो लोग फोकस करना चाहते हैं। और ये जो आज मीटिंग हुई है उनकी G20 क्लाइमेट मीटिंग हुई है, इसको फिर से यूएन यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस में भी दिखाया जाएगा एज अ प्रील्यूड। ठीक है, और ये चीज़ कही है कि यहाँ पर वो लोग अपना अग्रीमेंट्स जो है मल्टीलैटरल अग्रीमेंट्स को बनाएंगे ताकि वो लोग पूरी तरह से क्लाइमेट को टैकल कर सके, क्लाइमेट चेंजेस को टैकल कर सके। नेक्स्ट न्यूज़ जहाँ हम जाते हैं रिगार्डिंग द गंगाज मैसेज, नाउ इट्स पार्ट ऑफ अ एडिटोरियल। ये एक एडिटोरियल का पार्ट बन जाता है। क्यों एडिटोरियल का पार्ट है ये? बिकॉज कल ही हमने एक न्यूज़ देखा था इसके ऊपर जहाँ बात हुई थी कि गंगा में काफ़ी ज़्यादा माइक्रो प्लास्टिक्स हमें मिले हैं। आपको याद होगा अगर माइक्रो प्लास्टिक्स के हम ऊपर हमने डिस्कशन किया था, जहाँ पर हमारी एक एनजीओ थी, उन्होंने अपना डेटा रिलीज किया था। एंड इसी चीज़ को रिलेट करते हुए आज एक आर्टिकल हमारे यहाँ पुट ऑन हुआ है। अब हमें पता है ये जो गंगा रिवर है बहुत ही होलिएस्ट रिवर मानते हैं इसको सभी लोग, राइट? होलिएस्ट रिवर है सभी के लिए ये। बट ऐसी होलिएस्ट रिवर में एक बहुत ही ज़्यादा माइक्रोप्लास्टिक का जो डिकम्पोजिशन है या जो बहुत ही ज़्यादा वेस्ट हमें माइक्रोप्लास्टिक का पाया जाता है। उसी के साथ ये जो हमारा आर्टिकल है ये कहता है कि इंडिया को जो लॉज है वेस्ट के ऊपर उसको सीरियसली लेना चाहिए ताकि वो माइक्रोप्लास्टिक पोल्यूशन को स्टॉप कर सके। अब हमें पता है ये जो माइक्रोप्लास्टिक पोल्यूशन है वो कितना हजार्डियस है टू द मरीन लाइफ। ठीक है, मरीन लाइफ के लिए बहुत ही हजार्डियस है और भी काफ़ी इसके इम्पैक्ट्स होते हैं। अब जब ये स्टडी की गई तो ये बताया जाता है कि जो पहली हमारी ये गंगा रिवर जो बहुत ही होलिएस्ट रिवर थी, आज वो क्या बन चुकी है, एक कंडुइट बन चुकी है फॉर सीवेज, सॉलिड वेस्ट, इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स एंड अदर पॉल्यूटेंट्स। बिकॉज ये सारा निकल कर जाता किधर है, इस रिवर्स में जाता है। और ये बहुत ही सरप्राइजिंग की बात है कि जो हमें एनजीओ ने एक स्टडी बताया है माइक्रोप्लास्टिक के रिलेटेड जो भी चीज़ें बाहर आई है जिसमें बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन मिला है हमें माइक्रोप्लास्टिक का, स्पेशली इन द 3 rivers और द 3 regions दैट इज वाराणसी, कानपुर एंड हरिद्वार। ये जगहों पर सबसे ज़्यादा मिला है। उसी में बहुत ही अलार्मिंग प्रेजेंस हमें प्लास्टिक फिलामेंट्स का मिला है, फाइबर्स का मिला है, फ्रैगमेंट्स का मिला है और 2 जगहों पर माइक्रो बेड्स का। याद है 2 जगहों पर मैंने आपको बताया था, दैट इज़ वाराणसी में और कानपुर में। ठीक है, हरिद्वार में माइक्रोबेड्स नहीं मिले हैं। उसी के साथ अगर आप बात करो तो ये जो प्लास्टिक्स है ये सिर्फ बड़े ही नहीं हैं, वो इतने छोटे हो चुके हैं कि वो आप एक नेकेड आई से देख भी नहीं सकते हो अभी। ठीक है, सो यू कैन सी अगर वो ये जो नेकेड आई से आप देख नहीं सकते वैसे प्लास्टिक अगर हमारे वाटर में प्रेजेंट होंगे तो वो कितने इम्पैक्टफुल हो सकते हैं टू द मरीन लाइफ और टू द वाटर्स। ओके, अब यहाँ पर अगर आप इस प्लास्टिक की बात करो कि कौन से प्लास्टिक्स हमें मिलते हैं तो इट इज़ टायर्स, क्लॉथिंग, फूड पैकेजिंग, बैग्स, कॉस्मेटिक्स, तो ये सारी चीज़ें हमें मिलती हैं। ओके, अब यहाँ पर इसको एक वेस्ट को सीरियस लेने की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बिकॉज हमारी जो गवर्नमेंट है, एनडीए गवर्नमेंट, आपको याद होगा एक स्वच्छ भारत अभियान शुरू हुआ था। ठीक है, बट यहाँ पर स्वच्छ भारत अभियान जो था जो सॉलिड वेस्ट को मैनेजमेंट करने के लिए था, उसी के साथ एक नमामि गंगे भी हुआ था ताकि रिवर पॉल्यूशन को आप रिड कर सको। तो ये जो हमारे स्कीम्स लॉन्च हुए थे, जो प्रोग्राम्स लॉन्च हुए थे, बट पूरी तरह से वो कंप्लीट नहीं हो पाए। आज भी हम देख रहे हैं कि हमें ये डेटा मिल कर आ रहा है कि हमारे जो रिवर्स हैं आज भी बहुत ही ज़्यादा पॉल्यूटेड है। ओके, सो ये एक जो डेफिसिट है हमारे लिए
कि भले से हमने प्रोग्राम्स लॉन्च किए लेकिन हम अपनी जो सिचुएशंस है उसको पूरी तरह से टैकल नहीं कर पाए, सो इट इज़ नाउ अ सीरियस डेफिसिट फॉर अस। ओके, उसके बाद अगर हम बात करें तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया में ही ये इश्यूज निकल कर आते हैं, और भी काफ़ी ज़्यादा जगहों पर माइक्रोप्लास्टिक के जो इश्यूज है वो रिकॉर्ड किए गए हैं। जैसे माउंट एवरेस्ट हो गया, आर्टिक स्नो हो गया, आइसलैंडिक ग्लेशियर्स हो गए, फ्रेंच राइनर्स हो गए, यहाँ पर भी हमें माइक्रोप्लास्टिक के पॉल्यूशंस मिले हैं। बट यहाँ की जो गवर्नमेंट है उन्होंने अपनी पूरी एबिलिटी से इस इस जो पॉल्यूशन है उसको मैनेज करने का ट्राई किया है। बट वहीं हमारे यहाँ क्या हो रहा है, हमारे यहाँ उस मैनेजमेंट को पूरी तरह से सीरियस लिया नहीं जाता है। थोड़े टाइम के लिए चीज़ें होती हैं, आज न्यूज़ आई है कि आज से प्लास्टिक बैन हो रहा है, 1-2 हफ्ते तक काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस होती है, बट स्टिल कुछ टाइम बाद फिर से वही चीज़ें होती है। जैसे प्लास्टिक बैन का आप देखोगे तो स्टार्टिंग में कोई यूज़ नहीं कर रहा था, शॉपकीपर्स वॉज नॉट अलाउड टू गिव द प्लास्टिक ऑल्सो, बट फिर आज क्या होता है, एवरी वन इज़ यूजिंग द प्लास्टिक विद द सेम पेस। तो ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ प्लास्टिक का डिकम्पोजिशन या उसको पॉल्यूटेंट को रोको, बट उसका प्रोडक्शन पे भी कई जगह पर आपको बैन लगाने की ज़रूरत है। ठीक है, और आपको जो ये प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट के रूल्स है उसको काफ़ी ज़्यादा टाइट करने की ज़रूरत है। ठीक है, उसी में अगर आप देखोगे तो जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स है उसको भी आपके ऊपर, उस पर भी आपको वर्क करना है। सिंगल यूज प्लास्टिक, वेस्ट सेग्रीगेशन, साइक्लिंग लेबल्स, पैकेजिंग, एक्सटेंडिंग प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर मैन्युफैक्चरर्स एंड रिकवरी ऑफ मटेरियल्स, ये सारी ही चीज़ों पर हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट वर्क कर रही है और उनको करना है। ओके, अब यहाँ पर अगर ये प्लास्टिक इसी तरह से ग्रो होता रहेगा तो वो अपनी कैपेसिटी जो है गवर्नमेंट की, एक टाइम बाद गवर्नमेंट उसको मैनेज कर भी नहीं पाएगी। वो एक लिमिट से पूरी तरह से बाहर हो जाएगा जहाँ पर इट वुड बी इम्पॉसिबल टू टैकल द मैनेज, और इट वुड बी इम्पॉसिबल टू रिसाइकल इट, और इट वुड बी इम्पॉसिबल टू मैनेज इट। ठीक है, इसीलिए ये ज़रूरी है कि अभी आज हम इसके ऊपर एक करंट मेजर लेकर इसको एक सीरियस इशू की तरह टैकल कर कर उस पर कुछ प्रोग्राम्स एंड मेजर्स ले लें। सो दैट्स फॉर टुडे, आई होप यू ऑल एंजॉय द सेशन। जो नए हैं प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।